So first of all, Pankaj, thank you so much for joining on this podcast. And before moving on, I would like to understand कि आपकी जर्नी क्या थी, एक कैसे बीटेक इंजीनियर आईआईटीएन आज के डेट में क्रिप्टो का एक डेल्टा एक्सचेंज बना के बैठा हुआ है और मतलब इट्स ग्लोबल प्लेटफॉर्म, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? Sure. So before we start, Siddhant, thanks for having me. Thanks for bringing me on board on your podcast. It's really good to get an opportunity to come in front of the viewers. So hello to all your audience as well. Journey पे आते हैं. तो like you said, मेरा background IIT Delhi से मैंने graduation करी है. Engineering physics was my department. तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स का बैकग्राउंड था. Okay. एंड देन आई वेंट एंड जॉइंड यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक इन हांगकांग. I was working out of Hong Kong. I was very lucky to be part of one of the largest options trading desk in the world. Traded with largest of hedge funds, got to understand the regional markets. तो मैंने पूरा एशियन रीजन में ऑप्शंस ट्रेडिंग करके का मार्केट्स देखा हुआ. हांगकांग, सिंगापुर, कोरिया, ताइवान, इंडिया, इन सब मार्केट्स की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मुझे, क्योंकि मैंने वहाँ पे काम किया हुआ है, देखा हुआ है पूरा रीजन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स. तो पहले मैंने वो किया. वहाँ पे मुझे ऑप्शंस और फ्यूचर्स काफ़ी फैसिनेटिंग लगे, काफ़ी एक्साइटिंग लगे. कमिंग फ्रॉम एन आईआईटी मैथमेटिकल एनालिटिकल बैकग्राउंड, एक नेचुरल इंक्लिनेशन था इन प्रोडक्ट्स की तरफ. फाइनेंस से काफ़ी फाइनेंस में ये मेरी बिगनिंग थी और वो मुझे काफ़ी एक्साइट करने लगा. तो मुझे लगा कि मुझे जाके कुछ फॉर्मल एजुकेशन भी लेनी चाहिए फाइनेंस की. और फिर मैंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से अपना MBA कंप्लीट किया. वहाँ से मेरे को एक फॉर्मल एजुकेशन मिली फाइनेंस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, और मेरी अंडरस्टैंडिंग कैपिटल मार्केट्स की और अच्छी बनी. मैंने फिर हेज फंड्स के साथ काम किया अपने एक्सपीरियंस में. मैंने एक लंदन बेस्ड बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ डेरिवेटिव्स बिजनेस सेटअप किया उनका. तो अबाउट 10 years इन कैपिटल मार्केट्स ये मेरी जर्नी रही. इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग वगैरह करीबन 10 साल की. उसके बाद मैंने इंडिया में एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप ज्वाइन करी purple.com के नाम से. वहाँ मैं प्रोडक्ट और ग्रोथ देख रहा था. और काफ़ी सारे कॉलेज के सीनियर्स जूनियर्स स्टार्टअप्स कर रहे थे. इंटरनेट में काफ़ी एक्टिविटी हो रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ सीखना चाहिए, देखना चाहिए. पीयर प्रेशर. तो मैंने वो करा. थैंकफुली वहाँ पे एक अच्छी जर्नी रही, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. बिजनेस टू कंज्यूमर एंगल किसी बिजनेस का जो होता है उसको कैसे ग्रो किया जाता है, डायरेक्ट टू कस्टमर जिसको कहते हैं, उसको कैसे समझना, अंडरस्टैंड करना, वो सब मैंने सीखा. कस्टमर इंटरेक्शन, प्रोडक्ट ग्रोथ, ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था. तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. वी गॉट अ लॉन्ग वे एज वेल, एंड Purple is today one of the successful vertical e-commerce businesses in India. So that was good. After I spent a good amount of time there, मुझे लगा कि कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलके अब मैं time is right for me to start on my own. तो मेरा दो जो पुराने दोस्त थे उनके साथ मैंने ये आइडियाज डिस्कस करे. एक मेरा क्लासमेट है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से. हम तीनों IITian हैं. मैं IIT दिल्ली से हूँ. मेरा दूसरे दो को-फाउंडर्स IIT खड़गपुर से और IIT बॉम्बे से हैं. और सब या तो फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं या स्टार्टअप बैकग्राउंड से हैं. तो मैं UBS बैकग्राउंड से हूँ. मेरे जो दूसरे को-फाउंडर हैं उन्होंने सिटी बैंक में काम किया है, GIC सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम में काम किया है. या सौरभ जो हमारी टेक्नोलॉजी देखते हैं और IIT बॉम्बे से हैं, उन्होंने पहले housing.com चालू करी थी, tinyall.com चालू करी थी. तो हॉटस्टार में वो डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग थे. तो ये हम लोगों का बैकग्राउंड है और इस तरह हमने डेल्टा एक्सचेंज चालू किया. और एक चीज़ काफ़ी क्लियर थी कि क्रिप्टो करेंसी एज एन एसेट क्लास एक बड़ा एसेट क्लास बनेगा. तो एसेट क्लास तो ये 10 साल पहले चालू हो गया, पर एक एसेट क्लास की एक जर्नी होती है. तो उसमें धीरे धीरे बड़े इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, धीरे धीरे सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. जैसे आपने लास्ट ईयर अनाउंसमेंट देखा कि ब्लैक रॉक अब US मार्केट्स में ETF प्रोवाइड कर रहा है. तो इतनी डिमांड है कि वहां पे एक ब्लैक रॉक जैसा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ETF प्रोवाइडर आके ETF प्रोवाइड कर रहा है. दैट इज अ बिग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज एज एन एसेट, राइट. अभी इथेरियम के ETF की बातें चल रही हैं. तो ये चीज काफी क्लियर थी कि जब ये मार्केट्स बनेंगे और इसमें बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे तो ये मार्केट्स की काफी साइज बड़ी हो जाएगी, राइट. और जब मार्केट्स बड़े होते हैं तो उनपे हेजिंग प्रोडक्ट्स, रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, डेरिवेटिव्स की जरूरत पड़ती है. तो उनपे डेरिवेटिव्स मार्केट्स बिल्ड होते हैं.
और हमारा डेरिवेटिव्स का बैकग्राउंड था, तो हमें लगा कि क्यों ना हम यहाँ जाके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म बनाएं, जो कि एक मार्केट प्लेस बन पाए, और जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनको एक टू वे मार्केट मिले, एक लिक्विड मार्केट मिले, जहाँ पे वो अपनी हेजिंग, आर्बिट्राज, स्पेकुलेशन, ये सारी एक्टिविटीज वो कर सके। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो होते हैं बहुत ही क्रिटिकल पीसेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं लॉन्ग टर्म में एसेट की वॉलेटिलिटी कम करने की, और इम्पेरेटिव हैं, यानी जरूरी हैं। विदाउट इट ऐसा नहीं हुआ कि लॉन्ग टर्म में एसेट क्लास जो होगी वो स्टेबल हो पाएगी। तो वॉलेटिलिटी कम करने के लिए काफी जरूरी प्रोडक्ट्स हैं। तो कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ये काफी इंट्यूटिव था हमारे लिए कि एक लंबी जर्नी होगी, बट यहाँ पे मार्केट्स हम बिल्ड कर पाए तो वो काफी एक अच्छी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना चालू किया कुछ साल पहले, और हमने डेल्टा एक्सचेंज चालू किया। तो डेल्टा एक्सचेंज इज अ डेरिवेटिव्स फोकस प्लेटफॉर्म। हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग का वेन्यू है या मार्केट प्लेस है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में हम लोग वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर हैं, और क्रिप्टो करेंसीज में। और रिटेल ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो हमारे मार्केट्स हैं, मैं ये कहूँगा कि वर्ल्ड में सबसे बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, बेस्ट इन क्लास है। और उसका एक रीजन भी है, इंडिया में ऑप्शंस ट्रेडिंग काफी इवॉल्व है, तो हम भी इंडियन है, हमको भी समझ में आती है, और दूसरे कस्टमर्स भी हमको बहुत बताते हैं कि ये करना है, तो वो एक अच्छी चीज है। और हमने अभी एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इंडियन कस्टमर्स के लिए, जो इंडिया बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी है, और पूरा सारा इंडियन जो सजेस्ट रिकमेंडेड गाइडलाइंस है उनको फॉलो करती है। उस पर हम आएंगे, पर india.delta.exchange जो वेबसाइट है, आई एम श्योर डिस्क्रिप्शन में लोगों को मिल जाएगा लिंक, बट वहाँ पे अभी ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के मार्केट प्लेस है, जहाँ पे रफली $300 मिलियन ऑन अ डेली बेसिस इतनी ट्रेडिंग एक्टिविटी है। 2500 करोड़ का वॉल्यूम होता है रोज का ट्रेडिंग वॉल्यूम, नोशनल ट्रेडिंग वॉल्यूम। और ये होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, बिटकॉइन और इथेरियम और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में। ऑप्शन सिर्फ बिटकॉइन इथेरियम पे ही है, फ्यूचर्स बिटकॉइन पे भी हैं, इथेरियम पे भी हैं, और कुछ छोटे ऑल्ट कॉइन्स पे भी हैं। तो ये हमारी जर्नी है, और ये हमारा विजन था, और बस हम इसी प्रॉब्लम को लेके चेज कर रहे हैं। और ये है हमारे दिमाग में कि लॉन्ग टर्म में हम वी आर बिल्डिंग द बिजनेस फॉर द लॉन्ग टर्म, और वी वांट टू बी अ डोमिनेंट प्लेयर इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट प्लेस फॉर क्रिप्टो करेंसीज। आई थिंक पास 3 से 4 साल के बीच में इंडिया में ऑप्शंस ट्रेडिंग डेरिवेटिव स्पेशली बहुत तेजी से बढ़ा है। आई थिंक इंडिया में सबसे ज्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में ही हो रहा है एज ऑफ नाउ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इफ दैट इज द केस, क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो में, स्पेशली डेरिवेटिव क्रिप्टो में, इंडिया का ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा एज कंपेयर टू होल वर्ल्ड? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया लार्जेस्ट मार्केट होगा क्रिप्टो करेंसी डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव लार्जेस्ट, नॉट लार्ज, लार्जेस्ट। ओके। तो सबसे बड़ा मार्केट होगा, बिकॉज यहाँ पे जो, देखिए यहाँ पे अगर आप 20 साल पहले भी जाके देखेंगे, 2001 में एनएसई ने जब डेरिवेटिव्स चालू किया, तो हमने काफी सारे इनोवेशंस करे हैं। तो इंडिया में सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स मार्केट्स जो बने, वैसे दुनिया में कहीं नहीं थे। इंडिया में सिंगल स्टॉक ऑप्शंस मार्केट्स बहुत पहले आ गए थे। जो वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो काफी लिक्विड हैं। मुझे लगता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लिक्विड प्रोडक्ट्स वही होंगे। जो दूसरे अभी ऑप्शंस में 85% के आसपास जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर मैं देखूं कि वॉल्यूम ट्रेडेड, तो इंडिया का मार्केट शेयर इतना ज्यादा है। नोशनल ट्रेडेड में भी अबाउट 45% ऑफ मार्केट जो है वो इंडियन ही है। और 2-4 ही मार्केट हैं ग्लोबली जो थोड़ा स्टैंड आउट करते हैं, इंडिया, कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये 3 मार्केट्स पर्टिकुलरली स्टैंड आउट करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स बनेगा क्रिप्टो करेंसीज में भी, क्योंकि यहाँ कस्टमर जो है वो नेचुरली उन्हें ये प्रोडक्ट्स यूज करना आते हैं, उन्हें इन प्रोडक्ट्स को कैसे क्या इनके रिस्क होते हैं, डाउनसाइड होते हैं, अपसाइड होते हैं, वो समझ में आता है। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन होगा इसलिए कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में भी ये मार्केट्स काफी डीप और बड़े बनेंगे। और दूसरा, अगर आप देखें तो ऑलरेडी एक तो डेमोग्राफिक एडवांटेज है हम लोगों को कि काफी बड़ा मार्केट है, इकोनॉमिक साइज का एडवांटेज है हम लोगों को। तो आज की डेट में इंडिया छोटा मार्केट तो किसी भी चीज का नहीं है। तो मतलब लार्ज से लार्जेस्ट की जो जर्नी है वो वैसे भी बहुत लंबी तो है नहीं।
राइट। तो आई डोंट हैव अ डाउट इन माय माइंड कि इंडिया विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स इन क्रिप्टो करेंसीज एंड क्रिप्टो करेंसी डेरिवेटिव्स में पर्टिकुलरली। स्पॉट ट्रेडिंग में नहीं, शायद पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, हम लोग ज्यादा उसमें स्टडी भी नहीं करते। हमारा फोकस भी डेरिवेटिव्स ही है, तो हम उसी के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। राइट। एंड व्हाट अबाउट लीगैलिटी, मतलब एक डाउट हमेशा एक रिटेल ट्रेडर के दिमाग में रहता है कि क्रिप्टो वेदर इट इज लीगल और नॉट, क्योंकि उसमें फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं। अब कह लो कि कुछ स्पेसिफिक कॉइन्स हैं, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, कुछ पॉपुलर कॉइन्स है जिसमें आपको कभी पंप एंड डंप ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ कॉइन, ऑल्ट कॉइन जो आते हैं मार्केट में, पंप एंड डंप होते और चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इस चीज को लेके थोड़ा सा अवेयर करना चाहती है लोगों को, या फिर कहीं डाउट है उनके दिमाग में, तभी वो पूरी तरीके से क्रिप्टो को अपना भी नहीं रहे हैं और पूरी तरीके से छोड़ भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो उस बारे में आपका क्या मतलब क्या थॉट है, थोड़ा सा आप बताना चाहो तो। देखिए, आपने जो सारे पॉइंट्स बोले हैं वो बिल्कुल सही है हम्म, ना। एक एक करके हम कवर करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे काफी सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स होते हैं जिनकी अलग मीनिंग है, और उनको हम कवर करेंगे। बट नई एसेट क्लास होती है जब, तो उसमें ऐसी चीजें आती हैं और ओवर अ पीरियड टाइम आयन आउट होती हैं, तो कस्टमर्स को केयरफुल तो काफी रहना चाहिए। राइट। बट कैसे, ये एक स्टेटमेंट की केयरफुल रहना चाहिए ना, तो हम थोड़ा सा और डीप घुस के देखते हैं। तो पहले हम एक एक करके आंसर करने की कोशिश करते हैं। क्या लीगल है या इलीगल है? लीगल है, इलीगल नहीं है। ठीक है। इलीगल होता हो तो बहुत क्लियर होता है, वो तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट नो नो होता है, राइट। एग्जैक्टली, ठीक तो है। लीगल, इलीगल नहीं है, वो क्लियर है ना। उसके तभी तो गवर्नमेंट ने उनके टैक्सेशन के रूल्स बना के दिए हैं। अभी FIU इज नाउ, हर क्रिप्टो कंपनी जो इंडिया में है उनको FIU के साथ रजिस्टर करना है। तो आपको ये सारी चीजें आप रिपोर्ट करनी होती हैं कि जो आपको कस्टमर्स का KYC अच्छी तरीके से करना होता है। आपको सारे पैसे का मूवमेंट का ट्रैकिंग गवर्नमेंट को अवेलेबल कराना होता है। हम्म, तो वो सब चीजें हो रही हैं। और देखिए, रेगुलेशन भी ना धीरे धीरे आती है, क्योंकि स्पेस तेजी से चेंज होता है, नया स्पेस होता है तो तेजी से चेंज होता है। तो धीरे धीरे आएगी और धीरे धीरे आती जाएगी और चलता रहेगा। और हम लोग जो क्रिप्टो में सीरियस लोग हैं वो उससे सबसे कंप्लाई भी करेंगे, राइट। और गवर्नमेंट के साथ भी काम करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैसे ऐसी चीजें करनी है जो दोनों के लिए बेनिफिशियल, स्पेस के लिए भी और अल्टीमेटली कस्टमर्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए। तो पहला पार्ट ये आंसर हो गया कि इलीगल तो नहीं है ओके। ना। अब रेगुलेटेड है या नहीं है, तो देखिए, रेगुलेशन में भी 3-4 तरह के रेगुलेशन होते हैं। क्रिप्टो में अभी जो रिकमेंडेड रेगुलेशन है वो है FIU से रजिस्ट्रेशन का, यानी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काम करता है। तो जो मैंने अभी कहा कि सारी क्रिप्टो कंपनीज को जाके FIU इंडिया के साथ रजिस्टर करना होता है, हम भी रजिस्टर्ड है। तो वहाँ पे जो भी KYC और AML होता है, हम वो सारे नॉर्म्स फॉलो करते हैं। और जो भी ट्रांजैक्शंस के अराउंड जो भी रिक्वायर्ड रिपोर्टिंग होती है वो हमें करनी पड़ती है। ओके। तो ये एक अगेन अच्छी चीज है। तो जिस भी कस्टमर के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि जिस भी क्रिप्टो कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उसमें देख लें कि वो FIU रजिस्टर्ड है या नहीं, राइट। राइट। हमारी साइट पे आप जाएंगे तो बॉटम में हमारा रजिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग एंटिटी का जो नंबर हमें दिया गया है वो लिस्टेड भी है। ओके। उसके बाद आप ये देखिए कि जैसे अब हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का प्लेटफॉर्म है। तो वहां पे कोई क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट भी नहीं होता है, कोई क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल भी नहीं होता है। हाँ। तो काफी सारे जो फ्रॉड्स होते हैं क्रिप्टो करेंसी के, वो रिलेटेड होते हैं क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल्स और इन सब में, जहां हमने सुना है कि इश्यूज आते हैं। इसलिए हमारे प्लेटफॉर्म पे तो ना क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट है ना विड्रॉल है। और हम कस्टमर्स के लिए भी ये सिंपल रखना चाहते थे कि आप INR डिपॉजिट करिए, INR विड्रॉ करिए, सारा पैसा इंडिया में रहेगा, INR में रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा इंडिया से। इंडिया बैंक में रहता है आपका पैसा। तो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके जो फंड्स की सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू होता है, तो वो सारा इंडियन बैंक्स के साथ कस्टडी में रहता है, राइट। तो वहां पे सारा इंडियन बैंकिंग का जो सिस्टम का जो प्रोटेक्शन है वो उनको मिलता है। तो बीच में कोई वॉलेट और नहीं है, कुछ नहीं है, वगैरह वगैरह? नहीं, कोई वॉलेट नहीं है, क्योंकि कोई क्रिप्टो करेंसी ना हमारे पास डिपॉजिट में आती है ना विड्रॉल में जाती है किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए। तो कोई क्रिप्टो वॉलेट है ही नहीं। तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई ये क्रिप्टो वॉलेट था, ये कुछ हो गया इसमें, नहीं। और सारा का सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में रहता है, INR में रहता है, कंप्लीटली ट्रैकेबल रहता है। और जो भी आप पैसा भेजते भी हैं, सबका पैन आधार KYC से लिंक्ड होता है। और जिस आप रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से ही पैसा भेज सकते हैं उसी पे निकाल सकते हैं। सेम एज तो वो डीमैट? बैंक अकाउंट भी आप ही के नाम पे होना चाहिए। तो वो पूरी एक चेन है। हाँ, मतलब वो बोलिए। डीमैट अकाउंट की जैसे ही, जैसे नॉर्मल डीमैट अकाउंट में होता है, वैसा ही आपके में प्रोसेस सेम है। एंड हाँ, करेक्ट मी इफ आई एम सिमिलर रॉन्ग, बनाने की कोशिश करी हमने। हाँ, बोलिए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो भी
एक प्रॉब्लम आती है किसी भी गवर्नमेंट को, वो डिसेंट्रलाइजेशन से आती है कि अगर बिटकॉइन में आप डील हाँ कर रहे हो या फिर इथेरियम में डील कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन की वजह से उसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स में, तो उसमें ऐसा कोई सीन है, आई थिंक उसमें ब्लॉकचेन का इन्वॉल्व नहीं है, राइट? कहीं इन्वॉल्व नहीं है, ये तो एक एसेट का प्राइस है बस। जैसे आप वेदर पे जब डेरिवेटिव्स आपने सुने होंगे, तो वेदर तो फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है। राइट। तो ये निफ्टी पे भी अगर आप बात करें, निफ्टी इज नॉट इट्स एन इंडेक्स, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना वो। आप टेक्निकली निफ्टी क्रिएट कर सकते हैं, पर निफ्टी है कि यूनिट आपको मिलेगी नहीं, राइट, क्योंकि वो तो इंडेक्स है। तो हमारे यहाँ जो बिटकॉइन का प्राइस है वो भी एक इंडेक्स है, वो आपको क्लियरली लिखा होता है कि यहाँ यहाँ से प्राइस लिया जाता है। आप इस इंडेक्स के ऊपर फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, और कैश सेटल्ड होते हैं सारे के सारे, फिजिकल सेटलमेंट है ही नहीं। तो फिजिकल सेटलमेंट में क्या होता है, एक्चुअल एसेट एक्सचेंज होता है, यहाँ कोई एसेट का एक्सचेंज ही नहीं होता। तो अगर यहाँ तो बिटकॉइन या फिर कोई भी कॉइन इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो टैक्स 30% बिटकॉइन पे लगता है विड्रॉल पे या फिर क्रिप्टो पे, वो यहाँ नहीं लगेगा? हाँ, तो ये आपने काफी सही और टेक्निकल बात करी है। मैंने दो वर्ड यूज करे, टेक्निकल भी और सही भी। तो यू आर राइट, क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल एक्सचेंज या फिजिकल सेटलमेंट है नहीं। तो 1% वीडीए जो था, वो तो नाम ही में ही वीडीए टैक्स है, राइट। और वो उसकी डिटेलिंग अगर हम पढ़ते हैं, जो हमने जाके पढ़ी है या अपने लीगल काउंसिल्स और टैक्स काउंसिल से समझी है, वो ये है कि जब वीडीए की सेलिंग होती है, उसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन आपको आता है, तो आपको ये टीडीएस लगता है। तो यहाँ तो वीडीए का आपका ना तो सेलिंग हो रहा है ना बाइंग हो रहा है, तो इस पे 1% का वीडीए जो टीडीएस था वो नहीं है। उसके अलावा वीडीए की सेलिंग पे एक 30% टैक्स होता था, जो होता है, जो गेन्स पे लगता है। पर क्योंकि यहाँ वीडीए कोई फिजिकली बाय सेल ही नहीं हुआ, तो गेन्स पे कोई 30% वीडीए टैक्स नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि टैक्सेस नहीं है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, आप नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनकम हो रही है, तो आपकी एक इनकम तो जनरेट हो रही है। राइट, तो राइट। आपकी नॉर्मल जो इनकम में आप इनकम टैक्स देते हैं, वैसे आपको टैक्स लगेगा। जैसे आप अगर इक्विटी मार्केट में भी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करते होंगे, तो आपकी एक इनकम जो जनरेट होती है, वो शॉर्ट टर्म बिजनेस इनकम मान के उस पर आप टैक्स देते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी आपकी जो इनकम होएगी, तो उस पर आपको इनकम टैक्स लगेगा। देखिए, इनकम टैक्स के नाम में इनकम टैक्स है ना, तो इनकम हो गई तो टैक्स टैक्स तो तो लगेगा लगेगा, ही, टैक्स लगेगा। है ना। बट मेरी तो ऑडियंस इस बात को लेके बहुत कंसर्न थी कि क्रिप्टो में 40% टैक्स देना पड़ता है, सॉरी 30% टैक्स देना पड़ता है, प्लस पूरा मिला जुला के 45 कहीं ना कहीं हो जाता है। आपका ब्रोकरेज हो गया, फिर एक्सचेंज रेट का लॉस होता है, वो सब हो गया। तो वो कहीं ना कहीं वो बहुत इस बात को लेके कंसर्न थे, तो वो डाउट मैं क्लियर करना चाहता था कि हाँ एग्जैक्टली 45% टैक्स नहीं लगेगा इसमें, बिकॉज इसमें क्रिप्टो इन्वॉल्व ही नहीं है। हाँ, तो एक एक करके ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्योंकि क्रिप्टो इन्वॉल्व नहीं है, तो 1% वीडीए टीडीएस जो होता है 1% का, वो नहीं है। ओके। क्योंकि वीडीए इन्वॉल्व नहीं है, तो 30% वीडीए टैक्सेस नहीं है। ओके। जो आपकी नॉर्मल इनकम होएगी ट्रेडिंग से, जिसमें आपको प्रॉफिट्स और लॉस को आप ऑफसेट करके नेट गेन जो आपका इनकम होएगा, उस पे जो आपका टैक्स बनेगा, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि आप कभी यूएसडीटी खरीद ही नहीं रहे, तो या बेच ही नहीं रहे हो, क्योंकि अभी हमने यूएसडीटी भी वीडीए है, तो आप ना वो खरीद रहे हो ना बेच रहे हो, तो जो आपको वो होता है, हमने देखा है कि 1 यूएसडीटी गोज टू 95 आईएनआर, और जब बेचने जाते हैं तो 90 आईएनआर हो जाता है, उसका स्प्रेड बहुत रहता है। तो राइट। ऐसा कुछ नहीं है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे वो कन्वर्जन नहीं है, क्योंकि सब कुछ आईएनआर में ही होता है, ठीक है। आपको दिखाने के लिए हम यूएसडीटी दिखाते हैं, क्योंकि बिटकॉइन का जो प्राइस है ग्लोबली यूएसडीटी में ही कोट होता है। तो दिखाने के लिए हम दिखा देंगे आपको, पर वो जो एक फिक्स नंबर रहता है, वो सिर्फ एक मल्टीप्लायर है, कांस्टेंट की तरह हमने लगा रखा है। आपका पैसा आईएनआर में रहता है, कभी यूएसडी में कन्वर्ट नहीं होता पीछे, दैट्स राइट। तो कन्वीनियंट। सब कुछ आईएनआर में रहता है। तो अब जैसे आपने मुझे 1 रुपया दिया, तो मान लीजिए मैं उसको 1 रुपया भी बोल सकता हूँ और 100 नया पैसा भी बोल सकता हूँ, राइट, पर वो वैल्यू सेम ही है। सेम तो है। इसी तरह एक कन्वर्जन हम दिखाते जरूर हैं कि भाई कितना यूएसडी का इक्विवेलेंट होगा, एक फिक्स रेट मान के 85 का, पर रहता सब कुछ आईएनआर में ही है पीछे। और ये प्लेटफॉर्म पे भी काफी क्लियरली दिया हुआ है, क्योंकि जब इंडियन बैंक अकाउंट में रहेगा, तो इंडियन रुपी में ही रहेगा, और कोई पैसा इंडिया के बाहर नहीं जाता। तो इसमें कोई वो सब इश्यूज नहीं है कि मनी इंडिया के बाहर जा रहा है या कुछ। सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में रहता है, सारे पार्टिसिपेंट्स का, मार्केट मेकर्स का भी, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का भी, और कस्टमर्स का भी। ग्रेट। अब आते हैं कि तो आपके कस्टमर्स के लिए क्या क्या एडवांटेज हो गए। एक तो ये सिंपल हो गया कि भाई टैक्सेस जो है वो इनकम पे लगेंगे, नेट प्रॉफिट लॉस लगा के, और कोई स्लिपेज नहीं है इन आउट का। क्रिप्टो की एंट्री का जो एक अलग से प्रीमियम लग जाता है लोगों को, क्योंकि यूएसडीटी महंगा आता है, वो सब भी नहीं। तो इन चीजों में काफी सिंपल है। आप जैसे अपना आइए, केवाईसी करिए, अपना रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट जो आपके नाम पे है वो लिंक करिए, उसके बाद आप इमीडिएटली पैसा भेज सकते हैं आईएमपीएस से। तो आईएमपीएस मोड से आप, मैं ये सब एक एक्चुअली दिखा भी सकता हूँ, अगर आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो
जस्ट मैं दिखा देता हूँ, या मुझे परमिशन दे दीजिए, लेट मी जस्ट शेयर माय। आपको परमिशन दे देता हूँ, ठीक है, आप शेयर कर सकते हो। हाँ, अब ये है india.delta.exchange, ये यूआरएल है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है मेड फॉर इंडिया, इंडियंस को दिमाग में रख के हमने प्लेटफॉर्म बनाया है। 1.5 बिलियन का वॉल्यूम है यहाँ पे, ये डॉलर टर्म्स में दिया हुआ है। 1.5 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम है पिछले 7 दिनों में, राइट। और अभी तो थोड़ा मार्केट में ठंडा चल रहा है, तो अभी 180 के आसपास है पिछले 24 घंटे का। ऑन एन एवरेज ये रफली 300 मिलियन के आसपास डेली का रहता है। राइट, FIU रजिस्टर्ड है, जैसा मैंने बोला। यहाँ पे हमारे सारे डिटेल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस, सारी एड्रेसेस वेड्रेसेस सब यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं, मोबाइल ऐप है, उनके लिंक्स दिए हुए हैं, और प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल है मोबाइल डेस्कटॉप दोनों से। अब जैसे मैं यहाँ फ्यूचर्स पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे बिटकॉइन फ्यूचर्स के पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आप मल्टीपल सब अकाउंट्स बना सकते हैं। तो मैंने जैसे अपना सब अकाउंट स्विच किया, तो एक ही अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल सब अकाउंट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ये मेरा वॉलेट है, यहाँ पे ये मेरा सारा पैसा रुपए में दिया हुआ है, ठीक है। और ये, इसको एक्सचेंज रेट नहीं है, ये कन्वर्जन रेट है, लिखा हुआ है कन्वर्जन, है ना। तो ये एक्चुअली कन्वर्जन होता नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए। अब जैसे हम ऐड फंड्स करेंगे, तो यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो ऐड फंड्स किया। अब जैसे मुझे जितना भी अमाउंट करना है ऐड, और यहाँ पे ये मैंने बेनिफिशियरी या बैंक ऐड किया हुआ है। ये बेनिफिशियरी बैंक मेरे लिए डेडिकेटेड एक वर्चुअल अकाउंट बना हुआ है, मैं उसी में पैसा भेज सकता हूँ। तो आप अपने यहाँ पेई की तरह सेव कर सकते हैं और सीधे अपनी बैंकिंग ऐप से कर सकते हैं। और IMPS मोड चलता है, तो इमीडिएटली पैसा रिसीव होता है, ठीक है। और इमीडिएटली आपको विड्रॉल जो है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 24 आवर्स की टाइमलाइन बोल के रखते हैं, पर ज्यादातर विड्रॉल 30 मिनट में क्लियर हो जाते हैं, ओके। ठीक है। और ये सारा ट्रांजेक्शन तो INR में होता है? हाँ, ये सारा ट्रांजेक्शन INR में होता है। तो जैसे देखिए, मैंने अपना HDFC बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है यहाँ। ओके। तो ये जो है, ये काफी सिंपल तरीके से हमने बिल्ड किया है, क्योंकि हमें भी यही लग रहा था कि सिंप्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यूजर के लिए। बहुत इश्यूज हैं, पहले USDT में जाइए, फिर वहां एक टैक्स, फिर दूसरे उसमें ट्रेड करिए। ये सब नहीं है, ये सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स को दिमाग में रख के बना हुआ है कि आप आइए, अपना बैंक अकाउंट ऐड करिए, अपना KYC करिए, 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा और आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट। INR में आप डिपॉजिट करिए, क्विक ट्रांसफर अगर आपको करना है तो करिए, नहीं तो बेनिफिशियरी ऐड करके 30 मिनट्स में यू कैन सेंड एन IMPS फर्स्ट टाइम, उसके बाद रियल टाइम, ठीक है। और फिर यू आर ऑल सेट टू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो ये फ्यूचर्स हैं, और इसी तरह यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे फुल ऑप्शन चेन वगैरह आपकी दी हुई है एक्सपायरीज वाइज, उस पर भी हम आएंगे। पर ये मैं काफी क्लियर करना चाहता था कि किस तरह ये चीजें हैं। नाइस। हाँ, ओके पंकज, सिंस वी आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिख रहा है, फीचर्स दिख रहा है, सो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ही आ रहा है कि अगर किसी रिटेलर को हम बोल रहे हैं कि यार क्रिप्टो में ट्रेड करो, ओके, तो वाई क्रिप्टो? इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकता है वो, उसके बाद ऑप्शन है, क्रिप्टो में क्यों ट्रेड करे? दिस इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू। हाँ, तो देखिए, फ्रॉम अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव, अगर आप ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो ट्रेडर को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए किसी एसेट क्लास में, राइट। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ से क्रिएट होती हैं? तो प्राइस मूवमेंट से क्रिएट होती हैं। तो बिटकॉइन में कैसा प्राइस मूवमेंट है, या दूसरे जो आपके हमारे यहाँ पे कॉइन्स लिस्टेड है उनमें किस तरह का प्राइस मूवमेंट है, या तो वहां पे प्राइस मूवमेंट पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, या फिर आपको ऑप्शंस में वॉलेटिलिटी की अपॉर्चुनिटी दिखेगी, राइट। तो ये जो हमारे यहाँ ऑप्शंस लिस्टेड है, वहां पे क्या वॉलेटिलिटी की अपॉर्चुनिटी है, विच कैन बी एक्साइटिंग फॉर ट्रेडर्स। तो पहले देखते हैं कि क्या क्या एक्सपायरीज लिस्टेड है। तो आज यहाँ पे 14, 15, 16, 17 ऐसे एक्सपायरीज हैं। तो एक तो डेली एक्सपायरी होती है, तो आपको 24 घंटे की एक्सपायरी मिल रही है। शाम को 5:30 बजे होती है हमारी एक्सपायरी का टाइम। तो शाम को 5:30 बजे एक्सपायरी होती है। अभी जैसे यहाँ पे 1-1.5 घंटा पड़ा है एक्सपायरी में, और रोज की मैच्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। और क्योंकि 24/7 एसेट है, तो ये प्लेटफॉर्म पे भी एक्टिविटी, मार्केट्स 24/7 खुले रहते हैं, विच मीन्स कि आप किसी भी टाइम अपनी पोजीशन को एक्सेस करके ओपन एंट्री, एग्जिट और एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। 24/7 मार्केट्स हैं। डेली मैच्योरिटी में ऑप्शंस अवेलेबल है, यानी डेली एक्सपायरी अवेलेबल। तो कल की एक्सपायरी है, परसों की है, उसके बाद की है, फ्राइडे की है, फिर अगले फ्राइडे की है, फिर जून एंड। ये सारी एक्सपायरीज आपको अवेलेबल है बिटकॉइन पे भी और इथेरियम पे भी, राइट। तो अब हम कल की मैच्योरिटी पे एक बार फोकस करते हैं। तो 24 आवर की मैच्योरिटी, अभी मैं देखता हूँ बिटकॉइन का प्राइस ये दिखा रहा है मुझे $61,600 से, राइट। तो 61,600 मेरा एट द मनी हो गया। अब एट द मनी पे क्या वॉलेटिलिटी चल रही है? 50% की इंप्लाइड वॉलेटिलिटी चल रही है एक दिन के ऑप्शन,
राइट। इसका प्रीमियम कितना चल रहा है? करीबन 1.1% के आसपास इसका प्रीमियम चल रहा है, ये $660 के आसपास है। नहीं तो 1.1% का प्रीमियम है एट द मनी कॉल ऑप्शन का 24 घंटे का, और पुट का भी रफली $600 है, तो ये करीबन $1300 या 2.1% टाइप 24 घंटे का जो प्रीमियम है वो 2.1% चल रहा है। राइट। और ये प्रीमियम अल्टीमेटली वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो वॉल कितनी चल रही है? 50% वॉल चल रही है। राइट। एंड दिस इज बेसिकली, यहाँ पे आपके ट्रेडर आपको एज अ ट्रेडर ये दिखेगा कि ये वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर मार्केट्स। राइट। निफ्टी, बैंक निफ्टी और दूसरे एसेट क्लासेस। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी होती है ट्रेडर के लिए, वॉल ज्यादा है। तो अब वॉल्स मूवमेंट कैसा रहा है वॉल्स का, हिस्टोरिकल वॉल्स का कैसा मूवमेंट है, ये सब आप देखना चाहेंगे तो यहाँ ऑप्शंस एनालिटिक्स है, वहां पे जाके आप ट्रेडर्स देख सकते हैं कि भाई कैसा ओपन इंटरेस्ट रहता है, कैसा आईवी का मूवमेंट आरवी के कंपैरिजन में कैसा रहा है, और आईवी माइनस आरवी का इनका जो गैप है वो किस तरह मूव किया है। तो यहाँ पे देखिए 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कब कब रहा है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से कब चला गया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब देख के ट्रेडर्स अपॉर्चुनिटीज अपने आप जनरेट कर सकते हैं। पर जो हमने सुना है ट्रेडर्स से, जो उनको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट लगता है, वो ये लगता है कि डेली मैच्योरिटी अवेलेबल है और एम्प्लॉइड वॉलेटिलिटी 50 से 70 के बीच में रहती है। दैट बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव फॉर ट्रेडर्स। तो जैसे ये एम्प्लॉइड वॉलेटिलिटी का कर्व है अक्रॉस द स्ट्राइक्स, राइट, ये D1 का है, इसी तरह मैं D2 का देख सकता हूँ, इसी तरह मैं D3 का देख सकता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि जो आईवीज चल रही हैं वो 48, 49, 50 के आसपास चल रही हैं, और अभी तो बिटकॉइन क्वाइट है। जब थोड़ा एक्टिविटी ज्यादा होती है तो ये 65 तक भी पहुंच जाता है। वीकली जो मेच्योरिटी चल रही है उसकी आईवी 51, 52 के आसपास चल रही है, वीकली यानी ये कमिंग फ्राइडे, राइट। और अगर मैं ये देखता हूं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 48, 50 के आसपास भी यहाँ पे आईवीज है। तो आईवी जो रहती हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा रहती हैं एज कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस, व्हिच इज समथिंग व्हिच इज वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑप्शंस ट्रेडर्स टिपिकली। और मेच्योरिटीज जो अवेलेबल हैं वो डेली अवेलेबल है और 24/7 है, तो आप किसी भी टाइम एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। अगर हम इसको इंडियन स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में आईवी अराउंड 15 to 20 होती है, आई नो, है ना। तो ये कंपैरिजन के हिसाब से आपका 15-20 के अगेंस्ट आपको 50 तक का आईवी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट, रफली 3 गुना। ठीक है, क्योंकि 45 से 60 के जोन में चला जाएगा 3x पे, और उसी जोन पे रहती हैं आईवीज बिटकॉइन की। इथेरियम की आईवी थोड़ी और ज्यादा रहती है, तो इथेरियम की आईवी थोड़ी सी और ज्यादा रहेगी। यहाँ पे आप अगर मैं इन्हीं चार्ट्स पे इथेरियम सेलेक्ट कर लूंगा तो आप देख पाएंगे। तो ये अभी 36 है क्योंकि ये शायद D1 है तो थोड़ा इतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये 54 के आसपास है वीकली आईवी, और डेली आईवी भी 53 के आसपास है। जो हमने बिटकॉइन में देखी थी 48 थी, तो यहाँ पे 52 के आसपास है, क्योंकि थोड़ा और रिस्की है एसेट। अब हम इन दोनों एसेट्स के अलावा दूसरे ऑल्ट कॉइन्स पे ऑप्शंस नहीं ऑफर करते, क्योंकि वहां पे फिर लिक्विडिटी इतनी नहीं बन पाती है, बिकॉज बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो जाती है। तो हमारे कुछ कस्टमर्स का ये भी आता है कि देखिए स्प्रेड्स जो है यहाँ पे $4 का स्प्रेड है, 65 और 70, थोड़ा ज्यादा लग रहा है। हाँ, ये कंपैरेटिवली निफ्टी, बैंक निफ्टी से ज्यादा होगा क्योंकि आईवीज भी बहुत ज्यादा है ना, तो वो थोड़ा सा अपने आप वो ऑफर में एडजस्ट हो जाता है। पर ये अगेन मार्केट डायनेमिक्स है, और ये पार्ट ऑफ जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, दिस इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ दैट। और आप फ्यूचर्स किसका ऑफर करते हो? हाँ, फ्यूचर्स पे आते हैं। तो फ्यूचर्स हमारे पास 50+ कॉइन्स पे हैं। ओके। सबसे ज्यादा इसमें पॉपुलर होते हैं बिटकॉइन और इथेरियम। अब जैसे ये बिटकॉइन फ्यूचर्स का चार्ट आप देख रहे हैं, राइट। अब इंसिडेंटली मैंने यहाँ पे कुछ मैं स्टडी कर ही रहा था, तो मैंने ATR लगाया हुआ है नीचे। तो ये मेरा, इसकी सेटिंग्स हम खोल के देखेंगे तो ये 30 लेंथ का ATR मैंने लगाया हुआ है कि क्या ATR चल रहा है 30 मिनट्स की कैंडल पे। अगर मैं इसको 15 मिनट्स कर देता हूँ तो उसका बन जाएगा, ठीक है। तो ये 30 पीरियड के एवरेज ATR जो मैंने यहाँ पे प्लॉट करा हुआ है, अब देखिए ये 183 के आसपास चल रहा है लाइन, राइट। और मैं अगर इसको और थोड़ा वो कर देता हूँ तो इसका जो लो मुझे दिखता है वो 100 के आसपास है, राइट। तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज आपका कैंडल्स जो है रफली $100 लेंथ की बन रही हैं, और वो भी तब जब क्वाइट है बिटकॉइन थोड़ा। अगर आप थोड़ा इसको 30 मिनट्स पे देखेंगे तो ये और आपको ज्यादा दिखेगा। तो $170 के आसपास का प्राइस मूवमेंट है।
per candle of 30 minutes. Now that becomes, ये जो है ये स्कैल्पर्स को काफी एक्साइटिंग लगता है, क्योंकि अगर आपको $200 का मूवमेंट मिल रहा है आधे घंटे में, या $150 का मूवमेंट मिल रहा है 15 मिनट में, तो आप फिर उसको एज अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग कर रहे हो, फ्रीक्वेंट इन आउट कर रहे हो, तो फिर वहां पे वो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन बन जाता है टू स्कैल्प द मार्केट, जिसको हम पहले जॉबिंग बोलते थे, अभी स्कैल्पिंग बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंट बाय सेल अगर आप प्राइस मूवमेंट कैप्चर करने के लिए कर रहे हो, तो आपकी जो सिंगल कैंडल की जो वोलेटिलिटी है वो आपको काफी अच्छी मिल जाती है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी हमें हमें काफी ट्रेडर्स ने बताया कि हमें ये काफी एक्साइटिंग लगता है इस मार्केट में। सेम विद एथेरियम, वहां पे भी देखिए आप ATR काफी ज्यादा है, $10 के आसपास का है, विच इज रफली 0.3%। तो 3000 का अगर एथेरियम लेता हूँ तो 1/3% का आपको मूव मिल जाएगा 30 मिनट्स में। कुछ कॉइन्स में ये और ज्यादा मिल जाएगा आपको, जैसे अगर मैं सोलाना देखता हूँ तो यहाँ पे रफली $1 का मूवमेंट है पर 30 मिनट्स फॉर $150 के आसपास का जो कॉइन का वैल्यू है उसमें। तो ये चीजें जो स्कैल्पर्स होती हैं उनको बहुत एक्साइटिंग लगती हैं, और हमने देखा है कि स्कैल्पर्स इसमें थोड़ा, जैसे अगर मुझे यहाँ पे 1 बिटकॉइन का ट्रेड लेना है, और क्योंकि मैं स्कैल्प करने वाला हूँ इसलिए मैंने अपना लेवरेज थोड़ा यहाँ ज्यादा रख लिया है। और अब मैं यहाँ पे 1 बिटकॉइन का अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, ये मार्केट ऑलमोस्ट $1 टाइट है, तो काफी अच्छी लिक्विडिटी है यहाँ पे, और मैं मार्केट सेल कर देता हूँ। तो ये मेरी एक पोजीशन अक्वायर हो चुकी है। 1 बिटकॉइन के लिए मैंने अभी ये ट्रेड लिया है। ये मेरा एंट्री है, ये मेरा एग्जिट है, और अभी मैंने इस पोजीशन में सिर्फ $600 यानी 1% कैपिटल रखा है, और वो मैंने एलोकेट किया। इससे ज्यादा मेरा इस पोजीशन में लूज नहीं होगा, चाहे मेरे वॉलेट में भले इससे ज्यादा पैसा है, क्योंकि मैंने मार्जिन मोड जो है वो आइसोलेटेड मार्जिन सेलेक्ट। आइसोलेटेड मार्जिन में जितना पैसा आपने उस पोजीशन में डाला है सिर्फ वही जाएगा, बाकी का नहीं जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि बाकी का भी पैसा यूज हो तो यहाँ मैं टॉपअप को ऑन कर सकता हूँ, राइट। ऑटो टॉपअप मैंने ऑन कर दिया। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे अपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। तो खैर ये तो मैंने शेयर कार्ड बटन दबा दिया, जिससे आप अपना PNL कार्ड शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रेफ कोड वगैरह आता है, हमारे रेफरल स्कीम्स होती हैं काफी अच्छी, उनको आप देखिए। पर पहले अभी हम फिलहाल TPSL पे आते हैं। तो मान लीजिए मैं 5% का टेक प्रॉफिट लगाना चाहता हूँ, और 1% का मैं यहाँ पे, ये इनपुट बॉक्स है मैंने यहाँ डाल के लगा दिया, और यहाँ मैं इसको 2.5 का वो लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेट ब्रैकेट कर दिया। अब ये मेरे, आप देख रहे हैं कि चार्ट पे अपने आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस आ चुके हैं। ये मेरा स्टॉप लॉस आ गया, ये ट्रिगर है, और ये मेरा टेक प्रॉफिट आ गया, ये मेरा ट्रिगर। और यहाँ मैं इसको स्कैल्प कर लूँ, तो मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया है कि ये मेरा एंट्री है, तो मैं कितने यहाँ से लूज करना चाहता हूँ, या मैक्सिमम मैं 61 जो मेरा एंट्री प्राइस है 620, वहां से मैं 600, वहां से मैं कितना लूज करने को रेडी। ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो हमने देखा है। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए मैं यहाँ पे $200 लूज करने को रेडी हूँ, मेरा एंट्री प्राइस 600 है, तो मैं इसको उस तरह चेंज कर दूंगा, और इसको मैं 1 कर देता हूँ, थोड़ा मैं इस ब्रैकेट को टाइट कर दूँ। नाइस। तो ये चीजें ट्रेडर्स को काफी एक्साइटिंग लगती हैं। दूसरी चीज जो हमने देखी है कि काफी सारे अल्गो ट्रेडर्स को ये मार्केट्स काफी एक्साइटिंग लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजीज हैं उनमें अच्छा रिटर्न आ जाता है। जैसे बुल मार्केट में अगर आप MACD स्ट्रैटेजी ट्राई करेंगे, तो हमने इस पे एक ब्लॉग भी लिखा था जिसमें हमने थोड़ी क्वांट रिसर्च करी थी। ये ऑटोमेटेड ट्रेडिंग गाइड है जो एक्चुअली आपको बताती है कि आप कैसे नेक्स्ट लेवल बॉट या ट्रेडिंग व्यू या दूसरे इंडिकेटर्स को यूज करके अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट भी कर सकते हैं वहां पे ट्रेडिंग व्यू पे, और फिर कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हैं API से, नेक्स्ट लेवल बॉट या ट्रेडट्रॉन से, टू डू एल्गो ट्रेडिंग ऑन डेल्टा। तो MACD तो अभी थोड़ी कॉमन हो गई है, तो उसके रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं है, पर उसमें हमने थोड़ा और चीजें लिखी, रिसर्च करी थी अपनी क्वांट रिसर्च पे कि किस तरह की स्ट्रैटेजीज चलती हैं। तो कंपैरेटिवली काफी सिंपल स्ट्रैटेजीज एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट हमने देखा है कि अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दे देती है। ये हमारा ब्लॉक सेक्शन है जहाँ पे काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे ये रिस्क रिवर्सल स्ट्रैटेजी है ऑप्शंस की, API ट्रेडिंग गाइड दी हुई है हमने। तो कैसे आप यहाँ पे भी आप जाके पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी इथेरियम पे अल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी स्ट्रैडल्स की, कि अगर हम स्ट्रैडल सेलिंग करेंगे तो क्या होगा।
और किस टाइम पे करेंगे तो किस तरह के रिटर्न्स आएंगे और उसका इक्विटी कर्व कैसा बनेगा, नाइस। राइट। और हमने ये भी स्टडी करके देखा कि कौन से दिन पे, क्योंकि डेली एक्सपायरी है, तो कौन से दिन पे करने से किस तरह के रिटर्न प्रोफाइल आ रही है। तो हमने जैसे देखा कि संडे को शायद नहीं करना चाहिए क्योंकि वॉल कम होती है और अगले दिन मार्केट खुलता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन प्राइस इन होती है, मतलब ना, ये क्योंकि इंफॉर्मेशन काफी बिटकॉइन, क्रूशियल है। हाँ बिटकॉइन संडे को चालू रहता है, पर क्योंकि बाकी मार्केट्स मंडे को ही मॉर्निंग में आते हैं तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन प्राइस इन करता है मार्केट। तो जो लोग एल्गो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं वो लोग यहाँ जाके पढ़ सकते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी को यूज करके ट्रेडट्रॉन वगैरह पे डिप्लॉय करना है वो देख सकते हैं। यहाँ पे हमने काफी ब्लॉगिंग कंटेंट डाला हुआ है। राइट, नाइस नाइस। सो पंकज, मेरा एक पर्सनल डाउट है बेसिकली। बहुत लोग कहते हैं कि बिटकॉइन या फिर इथेरियम ये सब चीजें हैं जो एक ऐसी एसेट है जो टिकेंगी या फिर मार्केट में बहुत दिन तक रहने वाली हैं। आई कंप्लीटली एग्री विद देम, बट मेरा एक डाउट ये है कि जैसे मान ली बिटकॉइन की हम बात करते हैं, बिटकॉइन का एक सोल पर्पस है कि उसको लीगल टेंडर बनाना था। ओके, अगर हम उसकी हिस्ट्री में भी जाएं तो क्रिप्टोग्राफी जब शुरू हुई थी या फिर आपका जब 2008 का क्राइसिस आया था, तो उस टाइम पे भी बिटकॉइन के आने का पर्पस ये था कि हम उसको एक डिसेंट्रलाइज करेंसी बना सकें ताकि लोग ट्रैक ना कर पाए या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल ना कर पाए उसको। बट आज तक भी वो लीगल टेंडर नहीं बना, तो बिटकॉइन का जो सोल पर्पस है वो आज तक वो पूरा नहीं कर पाया। राइट, तो अल्टीमेटली बिटकॉइन चल क्यों रहा है? ऑल्ट कॉइन जितने भी बन रहे हैं उनके पीछे का प्रोजेक्ट क्या है, और कैसे हम पहचाने कि ऑल्ट कॉइन टिकेगा मार्केट में कि नहीं टिकेगा? तो देखिए, ओके, पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये कि बिटकॉइन पे सब कुछ ट्रेसेबल है और ट्रैकेबल है। ओके, इनफैक्ट जितनी ज्यादा ट्रैकिंग आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में अगर मिलती है उतनी आपको दूसरे मार्केट्स में मिल ही नहीं सकती, ओके। क्योंकि एक तो वो इंडिपेंडेंटली अवेलेबल होती है, वेरीफाइबल होती है, सोर्स पे डिपेंड नहीं करती क्योंकि सबके पास अवेलेबल होती है, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। और आज तक इंसेप्शन से जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं बिटकॉइन के वो सारे अवेलेबल, राइट। राइट। तो ट्रेसेबिलिटी जो है वो तो कंप्लीट अवेलेबल है क्रिप्टो करेंसी में। बिटकॉइन में पर्टिकुलरली ट्रेसेबिलिटी और ट्रैकेबिलिटी इज एक्चुअली 100%। वहां पे थोड़े से मिसकंसेप्शंस हैं और वो नई एसेट क्लास में होते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन 100% अवेलेबल नहीं होती है। तो दूसरा ये जो पर्पस है बिटकॉइन का, देखिए ये एक पेमेंट नेटवर्क है, राइट। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई वैसे वैसे वो हमारे सारे लाइफ के फंक्शंस में घुसती गई, राइट। और वो पार्ट है एवोल्यूशन का, आप उससे डिस्टेंस नहीं कर सकते, आप उसको बिल्कुल दूर नहीं रख सकते। तो जैसे सबसे पहले ईमेल आया और फिजिकल मेल्स खत्म हो गई, राइट। उसके बाद और चीजें हुई, तो मेल पे आपने फोटोज भेजना शुरू किया, पर क्या आप मेल पे पैसे भेज सकते हो? तो उसकी तो कॉपी बन जाएगी, वो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ऐसे तो मैं मेल भेजता रहूंगा। तो वहां से इन आइडियाज की शुरुआत हुई थी 90s में कि किस तरह अगर इंटरनेट पे ऑटोनोमस सिस्टम्स आपको बनाने हैं जैसे, तो उसमें एक ऑटोनोमस मनी चाहिए होगा जो फ्रीली ट्रैवल कर सके इंटरनेट पे। तो रूट्स उसकी एक पेमेंट नेटवर्क में है। तो अगर आप पेमेंट नेटवर्क के हिसाब से उसकी ग्रोथ देखते हैं तो एक अच्छी ग्रोथ है। और उसका एक केस बनता है। अब ऐसा नहीं है कि एक पेमेंट नेटवर्क, अब आपके पेमेंट नेटवर्क्स क्या क्या हैं? आज आईएनआर में पेमेंट होता है, डॉलर में होता है, दूसरी करेंसीज में होता है, तो खूब सारे पेमेंट नेटवर्क्स हैं। पेमेंट बार्टर में भी होता है कुछ कुछ जगह, कि भाई आप एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्स सर्विस प्रोवाइड करती है, दूसरी कंपनी वाई सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके भी रूल्स होते हैं। पर होता तो है ही। और उसमें इसी तरह ऐसा नहीं होता कि एक पेमेंट आइसोलेशन में अकेला एग्जिस्ट करेगा। पेमेंट नेटवर्क्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होते रहते हैं, एक दूसरे से मार्केट शेयर लेते रहते हैं, और मल्टीपल पेमेंट नेटवर्क्स इकोनॉमी में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ओके। अगर आप बिटकॉइन के ऊपर, आई थिंक कुछ लोगों ने बनाने की कोशिश करी है कि फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस का पेमेंट मेथड अगर हम बना पाए तो ये काफी फास्ट हो सकता है, बिटवीन टू स्विफ्ट नेटवर्क से बहुत ज्यादा तेज हो सकता है। राइट। अब उसमें कैसे बाकी सारे रूल्स फॉलो करने हैं वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और रहेगा, पर इट कैन बी अ वेरी फास्टर एंड अ सिक्योर वे टू ट्रांसफर मनी वेरी फास्ट। उस पे रिपल ने आके बैंक्स के साथ कुछ काम किया है। इसी तरह इथेरियम में एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि इथेरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है कि क्या ऑटोनोमस कोड एग्जीक्यूट हो सकता है, कुछ रूल्स के बेसिस पे पेमेंट रिलीज हो जाए या ना रिलीज हो। तो हर, जैसे हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में कंपनीज के फंडामेंटल्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हर क्रिप्टो करेंसी के फंडामेंटल्स, राइट। राइट। तो अब मैं आपके उस सवाल पे आता हूँ कि कैसे सोचना है चीजों के बारे में। तो देखिए बेसिक प्रिंसिपल्स तो चेंज नहीं होते हैं,
राइट? फंडामेंटल्स किसी चीज के स्ट्रांग होने चाहिए फॉर इट टू सस्टेन इन द लॉन्ग रन। तो एक तो टाइम की टेस्टिंग होती है कि यार चीज कितने लोग यूज कर रहे हैं, कितने टाइम से चल रही है, और वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब फंडामेंटल्स आपके सॉलिड है। राइट। तो आपको कोई भी अगर चीज या कोई भी कॉइन आइडेंटिफाई करना है तो आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि उसका फंडामेंटल यूज केस क्या है, और क्या उसकी लॉन्जेविटी है। जैसे अब बिटकॉइन में, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ब्लैक रॉक का आना या ईटीएफ का आना, तो वो क्या होगा, मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ाएगा, तो Right. लिक्विडिटी बढ़ाएगा, तो उसका सबका जो अप्रूवल वगैरह मिला है और ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, तो वो खुद एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बन जाता है बिल्कुल कि एसेट को स्ट्रांग बनाता है, राइट? तो इसी तरह आपको वैसे कॉइन्स आइडेंटिफाई करने हैं जहां पे कि फंडामेंटल स्ट्रांग हो। कोई नया कॉइन आया जो बहुत तेजी से भाग रहा है और वो थोड़ा सा आप उसमें संभल के करिए, क्योंकि नई चीज है, प्राइस डिस्कवरी सही नहीं होती है। अ, हाँ, किसी ने तेजी से भागता हुआ देख के पैसा बना लिया, पर आप भी बनाएंगे इसकी कोई जरूरी नहीं है, और ऐसी चीजें यूजुअली इतना अच्छा आउटकम यूजुअली नहीं होता है, तो उनसे थोड़ा ध्यान रखिए। एक और टेस्ट होता है इन चीजों में सोचने का कि लिक्विडिटी अच्छी है या नहीं है। अब कोई भी चीज अगर पुरानी होगी, सर्कुलेशन में होगी, फंडामेंटल्स होंगे, तो उसकी लिक्विडिटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ गई होगी तो लिक्विडिटी अच्छी होगी। तो बिल्कुल। अब लिक्विडिटी अच्छी नहीं है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि उस पर फ्यूचर्स वगैरह लिस्टेड है या नहीं है, तो ऑलरेडी आपको थोड़ा एक सेंस आ जाएगा कि हाँ, अगर फ्यूचर्स हैं तो इसकी लिक्विडिटी ठीक ठाक है, तो कॉइन ठीक ठाक होगा। फिर ओके। आप कोई वेबसाइट पे जाके उसका थोड़ा रिसर्च करिए, या तो प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे या कोई और जो रिसर्च वेबसाइट्स हैं क्रिप्टो में, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स रहते हैं, कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, नॉट इंडिविजुअल्स बट कौन सी कंपनीज उनके साथ टाइप्स वगैरह कर रही हैं, इस तरह से आप थोड़ा न्यूज निकालने की कोशिश करिए। राइट। वो आपको थोड़ा ज्यादा बेसिस देगा इन टर्म्स ऑफ कैसे सोचना है इन चीजों के बारे में। ये अगेन फंडामेंटल्स हैं, विदाउट गोइंग इनटू एनी सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशंस, दीज आर, ये सब बेसिक टेस्ट हैं जो आप करके देख सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज पे तो स्पॉट मार्केट्स हमारे पास है नहीं, हम स्पॉट में डील नहीं करते हैं, हमारे पास फ्यूचर्स मार्केट्स ही होते हैं। तो क्रिप्टो में एक दो चीजें और भी होती हैं कि भाई कॉइन ही एग्जिस्ट नहीं करता और ये सब चीजें, तो क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कैश सेटल्ड है तो वो तो दिक्कत नहीं आएगी। पर देखिए अल्टीमेटली उसका भी एक जो हम प्राइस लेते हैं वो किसी और स्पॉट मार्केट से लेते हैं इंडेक्स बनाने के लिए, तो वहां पे सेफ गार्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि किसी कोई एक इवेंट हो गया वर्सेस कोई एक इंटेंट ही खराब था। जैसे इवेंट तो कॉर्पोरेट इवेंट्स हम देखते हैं कि होते रहते हैं कंपनीज में भी, कुछ कंपनीज में पॉजिटिव, कुछ में नेगेटिव। तो कोई एक कॉइन है जिसका फ्यूचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिसकंटिन्यू हो जाता है क्योंकि लिक्विडिटी कम ज्यादा हो गई है, वो ठीक है। बट हाँ, जनरली ये सब इश्यूज नहीं होते कि कॉइन था पर एग्जिट ही नहीं मिल रहा क्योंकि वो मतलब वॉल्यूम नहीं मतलब है। वो प्रोजेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यूजुअली ऐसे केसेस में फ्यूचर्स हम पहले ही डिसकंटिन्यू कर देंगे। पर मतलब देखिए इन चीजों में थोड़ा रिस्क रहता है, तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा ये कि अगेन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज टू डू योर रिसर्च, बट जो फंडामेंटल्स के टेस्ट रहते हैं वो सेम रहते हैं। जो फंडामेंटल्स के टेस्ट रहते हैं वो आपके सेम रहेंगे। और जो ट्रेडर सेगमेंट है वो तो यूजुअली प्राइस मूवमेंट को ज्यादा फॉलो करता है। तो वहां पे तो बेसिकली जैसा बोलते हैं प्राइस राइट। भाव भगवान है, हाँ भगवान। तो हाँ, वो आपको गाइडेंस देगा। इसमें मैंने भी एक ट्रेड बनाया था, सो ये जो बड़ी कैंडल है, आई कैप्चर्ड दैट ओके, वेरी नाइस, द रेड वन। या रेड वन। अभी भी मेरा क्वेश्चन ऑन है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि बिटकॉइन अभी नीचे जाएगा बिकॉज इट इज इन डाउन ट्रेंड। सो हम आधा घंटा पहले शूट करने वाले थे, अगर उस टाइम पे मैं आ गया होता टाइम पे तो मेरा भी अभी तक प्रॉफिट बन गया होता। तो लेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। राइट। ग्रेट। सो पंकज, थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। मुझे भी इस बारे में बहुत डाउट था एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी बहुत डाउट रहा होगा। सो आई होप कि उनके डाउट्स क्लियर हो गए। नहीं क्लियर है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हो एंड हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज की एज यू सेड कि क्रिप्टो में या फिर बिटकॉइन में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? और वोलेटिलिटी का सिर्फ फायदा नहीं है, उसका नुकसान भी है। ओके, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा हो सकता है तो ऑब्वियसली लॉसेस भी बहुत बड़े हो सकते हैं। तो यस। एग्जैक्टली राइट। आपने कहा कि आपको ऑलमोस्ट 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, स्पेशली इन ट्रेडिंग ऑल काइंड ऑफ मार्केट। ओके, फिर आपने डेल्टा एक्सचेंज भी ऑन किया, मतलब चलाया, और आज के डेट में बहुत अच्छा चल रहा है। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि अगर एक बिगिनर
क्रिप्टो ट्रेडिंग करने आ रहा है तो वो अपना रिस्क कैसे मैनेज करे ताकि उसको बड़े लॉसेस ना हो, और अल्टीमेटली मार्केट से बाहर निकलने का एक ही रीजन होता है कि बड़ा लॉस किया, सारा कैपिटल खत्म। वो एक पार्ट कोई कैसे अवॉइड कर सकता है? डेफिनेटली। तो देखिए, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट? जो आपने कहा कि यू नो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है ट्रेडर को। प्लस देखिए, यहाँ पे मनी इन पैसा इन्वॉल्व है, आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपनी कैपिटल के साथ, राइट? वो ट्रेडर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पैसा है, ये रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा यहाँ पे। और आपको पोजीशन कैसे मैनेज करनी है वो सीखना है, प्लस आप किस चीज में घुस रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए ताकि आप उसकी रिस्क अच्छे से समझें और उसको कैसे मैनेज करें। तो आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन समझ में आना चाहिए, और आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये जो क्रिप्टो करेंसीज या जो एसेट क्लास है वो समझ में आना चाहिए। तो अनलेस आप ये दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, मतलब वो इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर थोड़ा सा टाइम लगाइए, और इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो ये समझा जा सकता है। जब आप किसी पोजीशन में भी घुसते हैं तो हमने अपने ट्रेडर्स के लिए काफी जैसे टूल्स बना के दिए हैं। आप एक डिसिप्लिन रखिए उसमें, किसी अच्छे ट्रेडर से इंटरेक्ट करिए जो आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझाएगा ऑन अ फाइनर लेवल। मैं तो यहाँ 5 मिनट में आपको थोड़े हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स बता पाऊंगा, पर स्टॉप लॉसेस को यूज करिए। इट्स अ गुड डिसिप्लिन टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप अपना लॉस लिमिट करें। कई बार आपको कन्विक्शन होगा पर मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रहा होगा, वहां पे इंपॉर्टेंट है कि आप एक हार्ड कॉल लें और कहें कि नहीं, मैं अभी अपना क्लोज करता हूँ पोजीशन को, और फिर मैं वापस से देखूंगा कि कैसे करना है। क्योंकि अगर आप एक गलत ट्रेड में घुसे हुए हैं, वहां पे आप लॉसेस करते जा रहे हैं और आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, तो आपके पास जब सही ट्रेड आएगा तो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी पैसा। तो प्रॉफिट बुक करिए टाइम पे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। मार्केट आपकी डायरेक्शन में है, अगर आपने अपना प्रिंसिपल वहां से निकाला या वहां ट्रेड में एक परसेंटेज प्रॉफिट आपने निकाल के रखा और फिर पोजीशन को चलने दिया, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस और दूसरे ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट्स अवेलेबल होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं ये सब चीज करने में। जैसे यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप दिया हुआ है विच विल हेल्प यू ट्रेल, कि यार मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं अपना स्टॉप भी ऊपर चलाता जाऊँ, राइट? ताकि मेरी पोजीशन प्रॉफिट में भी आ गई तो भी अब वो ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाए। तो इन सारे टूल्स को यूज करिए। जितनी आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, जितना आपको लगता है कि आप मैक्सिमम लूज करने को रेडी हैं, उसी के हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ाइए। जैसे जैसे आप अपनी ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ाएंगे, आप अपनी जाके परफॉर्मेंस देखिए। उसको हम मेजर करने के लिए हमने आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ही आपके एनालिटिकल टूल्स दे रखे हैं। पीएनएल एनालिटिक्स में आपको दिख जाएगा कि आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस कैसी है, आपका अकाउंट इक्विटी कैसे चेंज हुआ है। और देखिए, अब ये यहाँ बता रहा है कि मैंने आज कितना पैसा लूज किया है और कितना मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट है उसमें, और ये मेरी ट्रेडिंग हिस्ट्री आपको दिखा रहा है। तो वो आपको दिन ऑन दिन दिखा देगा, आपका विन रेट दिखा देगा कि आपका एवरेज विन कितना है, एवरेज लॉस कितना है, कितने आपने ट्रेड ले रखे हैं, आपका विन रेट कैसा चल रहा है। और इसके बेसिस पे आपको एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे खुद के बारे में। इनको यूज करिए, इनको इम्प्रूव करने का खुद को टारगेट दीजिए कि ये मुझे इम्प्रूव करना है ना। और अल्टीमेटली एक पैसे के साथ एक डिसिप्लिन रखिए। आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे कि मैं इससे ज्यादा पैसा लूज नहीं करना चाहता, जैसे मैंने इस पोजीशन में कहा था कि मैं इससे ज्यादा पैसा लूज नहीं करना चाहता, तो मैंने ऑटो टॉपअप नहीं ऑन किया क्योंकि मैंने ये डेमो के लिए पोजीशन ली, राइट? तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल मार्जिन मोड्स अवेलेबल हैं। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं और आपको ये लगता है कि भाई मेरा जो अकाउंट में पूरा पैसा है मैं वो पूरा यूज कर सकता हूँ, मुझे मैनेज करना आता है, तो आपके लिए पोर्टफोलियो मार्जिन, उसमें आपको पोजीशंस की ऑफसेटिंग मिलेगी। आपके फ्यूचर और ऑप्शन कंबाइंड मार्जिन होंगे, आपको मार्जिन का एडवांटेज मिलेगा। एक पोजीशन का लॉस दूसरे पोजीशन के प्रॉफिट से ऑफसेट हो जाएगा, और आपके अकाउंट में सारा पैसा है वो यूज होगा, राइट? यहाँ पे ऑप्शंस, फ्यूचर्स, पीएनएल ऑफसेट, रिस्क ऑफसेट सब मिलेगा। अगर आपको कहना है कि नहीं, मैं सिर्फ एक एक पोजीशन को इंडिविजुअली मैनेज करना चाहता हूँ और मेरे पूरे अकाउंट में जो पैसा है वो पूरा नहीं यूज होना चाहिए, सिर्फ इस पोजीशन में जितना पैसा मैं डालूंगा उतना यूज होना चाहिए, तो फिर आप एक इंस्ट्रूमेंट लेवल आइसोलेटेड मार्जिन यूज करें, राइट? और आप ये चेंज भी कर सकते हैं। 2-3 अकाउंट्स हैं यहाँ पे, आप मल्टीपल सब अकाउंट्स बना सकते हैं, उसमें आप चेंज कर सकते हैं, किसी में पोर्टफोलियो, किसी में आइसोलेटेड रख सकते हैं। अपना पीएनएल एनालिटिक्स कंटिन्यूसली देखिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉप लॉसेस को यूज करिए। वो आपको, इट्स अ सिंपल टूल, आई थिंक वन ऑफ द सिंपलेस्ट टूल होगा स्टॉप लॉस, और नाम में भी कितना सिंपल है कि स्टॉप द लॉस, राइट? इट्स अ वेरी पावरफुल टूल बिकॉज इट्स आपकी कई बार आपकी थीसिस के अगेंस्ट होगा, पर फिर भी वो काफी काम का टूल है आपके लॉसेस को रिस्ट्रिक्ट करने में। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो फंडामेंटल है, ये पैसा है
और आपको अपने पैसे के साथ रिस्पॉन्सिबल होना है, राइट? यहाँ पे आप भी आएंगे तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ आएंगे, कोई भी ट्रेडर इसी एक्सपेक्टेशन के साथ काम करता है कि ट्रेड में प्रॉफिट हो। तो उसको रियलाइज करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि लॉसेस कम से कम हो, और जब हो रहे हैं तो उन्हें बंद करिए, टेक अ स्टेप बैक एंड वेट फॉर द नेक्स्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी जो आपको आती है। मार्केट आपको काफी अपॉर्चुनिटीज देगा, एंड दिस गोज फॉर ऑल द मार्केट्स, नॉट जस्ट दिस। क्रिप्टो तो काफी वॉलेटाइल है, तो काफी अपॉर्चुनिटीज भी देता है, बट जैसा कि आपने कहा सिद्धांत कि अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क भी होती है ना, मैं भी उसको सेकंड करूंगा। इट्स ऑलवेज द टू वे सोल, बोथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड वॉलेटाइल मार्केट्स। वो फायदा करा सकते हैं तो नुकसान भी काफी करा सकते हैं, तो बी केयरफुल अराउंड दीज इंस्ट्रूमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट पंकज, एंड आई होप ऑडियंस को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आज, एंड आपने अपना इतना टाइम दिया। इट्स वेरी ग्रेट टॉकिंग टू यू।